नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेन और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर है मेरे सहयोगी दीपक। आज की जो वारदात है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। तारीख थी 25 जून और 25 जून की सुबह जयपुर के एक निजी अस्पताल से जो वहाँ के डॉक्टर हैं, वो जो वहाँ का स्टाफ है, वो पुलिस को फ़ोन करता है, जयपुर पुलिस को, और बताता है कि यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में 2 लोगों को लाया गया था जिनकी मौत हो गई है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जो हॉस्पिटल से जब कॉल जाता है वो तभी जाता है, ऐसी अगर कोई मृत्यु होती है, कि जब अगर इलाज के दौरान मौत होती है तो वहाँ के डॉक्टर कभी कॉल नहीं करते, ज़्यादातर कॉल नहीं करते, क्योंकि वो इलाज कर रहे होते हैं और उनको मालूम होता है कि मर्ज क्या है और किसकी वजह से जान गई है। तो इस वजह से इलाज के दौरान अगर अस्पताल में मौत होती है तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं जब डॉक्टर कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉडीज़ थी, जो इलाज के लिए लोग लाए गए थे, जब वो पुलिस ने उनकी नब्ज़ टटोली तो दोनों की मौत हो चुकी थी। मरने वाली जो दोनों लोग थे उनमें एक महिला शामिल थी जिसकी उम्र 38 साल थी, और जो महिला का एक नाबालिग बेटा था जिसकी उम्र 14 साल थी। तो ये 2 लोगों को अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच की और जांच करने के बाद उनको बताया कि दोनों की मौत हो चुकी है। मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस ने पूछा कि क्या कारण है, तो डॉक्टरों ने बताया कि शायद जहर खाने से दोनों की मौत हुई है। पुलिस ने पूछा कि और साथ में कौन कौन आया था, तो बताया कि इस तरीके से जो महिला के पति हैं और महिला का जो देवर हैं वो लोग आए हैं, और भी रिश्तेदार थे, लेकिन अगर फर्स्ट फैमिली के हिसाब से माने तो ये 2 लोग थे। महिला का पति जिसका नाम था अनिल, उससे पूछताछ की गई। वो दहाड़े मार मार के रो रहा था क्योंकि एकदम उसका सब जमा जमाया, उसकी जो गृहस्थी थी वो लुट गई थी। पति पत्नी जो थी जिसका नाम अनीता शर्मा था, उसकी मौत हो गई थी। बेटा मयंक था, 14 साल की उम्र थी उसकी मौत हो गई। तो जाहिर सी बात है, बड़ा आघात जो था वो पति को लगा था और वो काफ़ी दुखी था और इस अवस्था में नहीं था कि वो पुलिस को सारी बातें बता सके। तो पुलिस ने भी बेहतर समझा कि इस वक्त तो क्या बात करनी है, क्योंकि परिवार जो है गम में डूबा हुआ है। तो बाद में जब तफ्तीश की जाएगी तब बयान दर्ज कर लिए जाएंगे। तो इस तरीके से पुलिस ने उस वक्त, जिस वक्त ये हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हो रही थी, उस वक्त तो उसमें उन्होंने ज़्यादा पूछताछ करी नहीं। तो जो बॉडी थी, दोनों बॉडीज़ थी जो उनको पुलिस ने जो भी कार्रवाई होती है, जो भी ऑफिशियली कार्रवाई करते हैं, पंचनामा भरना और ये बॉडी सील करना और तमाम जो चीज़ें होती हैं, उसको करने के बाद पुलिस ने जो लाश है उसको, दोनों लाश जो है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पुलिस को शुरुआती जो रिपोर्ट आई थी उसमें मालूम चला कि जो दोनों मौतें हुई हैं वो जहर की वजह से हुई हैं। जहर जो था, जहर खाने की वजह से दोनों की मौत हो गई है। अब पुलिस को लगा कि ठीक है, हो सकता है कि मामला शायद सुसाइड का ही हो, तो लेकिन इससे मामले को आगे बढ़ाने से पहले और इस पर एक तरीके से मोहर लगाने से पहले कि मामला सुसाइड का ही है, तो एक बार घर वालों से बात कर ली जाए। तो परिवार, क्योंकि जो ये जो हादसा हुआ था, फ़िलहाल तो हादसा ही कहेंगे क्योंकि उस टाइम पे तो ये डिक्लेयर हुआ नहीं था कि ये दोहरे कत्ल का मामला। तो जो हादसा हुआ था, जो खुदकुशी हुई थी, उस मामले को 3-4 दिन का बीत चुका था। तो पुलिस ने जो पति था जिसका नाम अनिल था उसको बुलाया। अनिल जो था वो पेशे से सरकारी कर्मचारी था और जो कलेक्ट्रेट है, यानी डीएम ऑफिस जो है जयपुर का, वहाँ पे ये काम किया करता था एज अ क्लर्क। पुलिस ने पूछा कि अब बताओ कि क्या वजह हो सकती है कि पत्नी ने जहर खा लिया, बेटे ने तो क्या जहर खाया होगा, बेटे को जहर दिया होगा तुम्हारी पत्नी ने। तो बोले जी साहब, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा कि क्या वजह थी, मेरा तो हंसता खेलता परिवार था, पता नहीं पत्नी के दिमाग पे ऐसा कौन सा फितूर सवार हो गया कि उसने खुद भी अपनी जान ले ली और जो बेटा था उसकी भी जान ले ली। पुलिस ने उससे पूछा कि कोई गृह कलेश, क्या लड़ाई झगड़ा, कुछ
तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं तो बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ और मेरा कोई इस तरीके से उठना बैठना खाना पीना कुछ है नहीं। मैं सुबह अपने ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और आप आस पास पता कर लो, मेरी जो कॉलोनी है, मैं पिछले कई सालों से वहाँ पे रह रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मालूम चल जाएगी कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ, मेरा नेचर कैसा है, और मेरे घर में क्या कभी शोर शराबा या हंगामा या लड़ाई झगड़े की आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी है नहीं सुनी। बड़ा कॉन्फिडेंस से उसने बोला, तो पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि जो महिला है उसने शायद किसी निजी कारणों की वजह से या कुछ और हो, बीमारी वगैरह के बारे में पूछा पुलिस ने कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं थी पत्नी को, बच्चे को लेके कुछ तो नहीं था, पढ़ाई लिखाई या कुछ और भी कोई कई तमाम जो पहलू होते हैं उससे पुलिस ने पूछा। तो उस पर जो अनीता शर्मा का पति था अनिल, इसने बताया कि नहीं साहब, हमारा तो बहुत हंसता खेलता परिवार था और हम 3 ही लोग थे। शादी को करीबन 15 साल हो गए और 15 साल में अभी तक तो हमारी इस तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि कभी बीवी रूठ के मायके चली गई हो या जो सारी चीज़ें। तो कुल मिला के पुलिस ने बोला कि ठीक है, आप जाओ और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे आपको पूछताछ के लिए। तो ये कह के पुलिस ने जो ये अनिल शर्मा था इसको भेज दिया। और पुलिस अब जो पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट है उसके आने का इंतज़ार करने लग गई। 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद के करीब, 7-8 दिन बाद पुलिस को ये जो रिपोर्ट थी वो मिली। उसमें एक ख़ास बात थी, मौत तो जहर से हुई थी, लेकिन उसमें पुलिस ने एक चीज़ देखी कि जहर देने से पहले नींद की गोलियां दी गई हैं और उसके बाद जहर दिया गया है। तो पुलिस का माथा ठनका, पुलिस को लगा कि कोई जिसने अपनी जान देनी है वो पहले नींद की गोलियां क्यों खाएगा, और नींद की गोलियां खा लेगा इतनी सारी तो वो फिर वो सो जाएगा, और वो सो जाएगा तो फिर वो खुदकुशी कैसे करेगा। यानी कि अगर उसमें टाइम भी बताया कि रात के 11-12 बजे के आसपास नींद की गोलियां खिलाई गई हैं और करीबन 2-2:30 बजे के आसपास जो है जहर दिया गया। और जहर का भी मालूम चल गया कि जो क्लोरोफॉस बोलते हैं, वो जो अनाज में जो गोलियां, सेल्फॉस जो है वो दी गई हैं। तो अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान खुद भी नींद की गोलियां खा ले, अपना जो बेटा है उसको भी नींद की गोलियां दे दे और उसके बाद वो उठ भी जाए करीबन 3-4 घंटे बाद, और 3-4 घंटे उठने के बाद फिर वो सेल्फॉस खा ले। तो ये पुलिस को बड़ा मामला टेढ़ा लग रहा था और पुलिस को पूरा शक हो रहा था कि कहीं इस पूरे मामले में ये जो सीधा साधा आत्महत्या का जो मामला लग रहा है, खुदकुशी का जो लग रहा है, वो खुदकुशी का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और ही है। अब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की, पता किया कि जो ये अनिल शर्मा है, क्या इसका चाल चरित्र क्या है, क्योंकि वो खुद को तो बहुत पाक साफ और धुला हुआ बता रहा था। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से इंक्वायरी करना शुरू की। तो जब पुलिस ने इंक्वायरी करनी शुरू की तो ऐसा तो कुछ खास पुलिस को उसके खिलाफ मिला नहीं कि उसका कोई लड़ाई झगड़ा और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में तो मिला नहीं। लेकिन जब पुलिस ने फिर उसका जो मोबाइल नंबर था वो तो पुलिस ने ले ही लिया था, उसकी कॉल डिटेल जो रिपोर्ट या रिकॉर्ड जो बोलते हैं वो निकलवाया गया और देखा गया कि किस किस से बात करता है। तो उसमें पुलिस ने देखा कि एक ख़ास नंबर जो था उससे लंबी बात होती थी और लगभग हर रोज़ बात होती थी। जिस दिन 25 जून को, जिस दिन इसकी पत्नी की और बेटे की मौत हुई, उस दिन भी इसकी बात हुई थी और पुराने टाइम से भी उसकी बात हो रही थी। मतलब कि ये 4-5 महीने की अगर पुलिस ने निकाली तो 4-5 महीने में पुलिस को लगभग हर रोज़ वो एक नंबर जो था पर्टिकुलर, उससे बात होता पुलिस को लगी। अब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकाली तो पुलिस को मालूम चला कि ये जो नंबर है ये इसकी साली का नंबर है जिसका नाम है पूजा। अब पुलिस को लगा कि साली से इतनी बातचीत क्यों करेगा, शादीशुदा थी साली, लेकिन पति जो था, पति से अलग रहती थी। 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन पति से अलग रहती थी। अपने जो घर है, यानी ये जो अनिल शर्मा है उसका जो ससुराल है वहीं पे रहती थी वो। तो पुलिस का माथा ठनका कि इतना क्यों लंबे लंबे वक्त से बात कर रहा है और
इतनी बातें होती है, हर रोज़ बात होती है, घंटों बात होती है। तो इतनी जो फ्रीक्वेंट कॉल थी और इतना ड्यूरेशन जो लंबा था, वो पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रहा था। पुलिस ने और क्रॉस चेक किया और पता करना शुरू किया कि और कौन कौन जो लोग हैं वो इनके बारे में जानते हैं, कोई दोस्त हो या फिर जो लड़की है यानी इसकी साली, उसके घर वाले, उससे भी बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने भी, क्योंकि घर की बात थी, तो उन्होंने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बात करता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि आप कोई अनैतिक रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बीच पुलिस के जो आला अधिकारी है, डीसीपी वेस्ट जो है जयपुर, उधर का मामला है। तो डीसीपी वेस्ट जो थे, उनके दफ्तर में एक लेटर पहुंचा। लेटर भी क्या पहुंचा, एक फ़ोन पहुंचा। और ये फ़ोन जो था वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एक अधिकारी ने ये फ़ोन किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो हमारे कर्मचारी हैं अनिल शर्मा, जिनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई है, वो बड़े दुखी हैं। और ऐसे में मतलब कि उन्होंने, जो अधिकारी थे, उन्होंने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि इन दोनों मतलब कि इन दोनों की पत्नी और बेटे की मौत हो गई है, बड़े दुखी हैं। ऐसे में आप इनसे कोई सवाल जवाब ना करें और ये उस स्थिति में नहीं है कि आपको किसी बात का जवाब दे सके। हालांकि तब तक शुरुआत में पुलिस ने बहुत फॉर्मेलिटी वाली जो बातें थी वो पूछी थी, कभी तब तक कोई सघन जो इंटरोगेशन है वो नहीं करी थी। तो पुलिस को लगा कि हमने तो अभी तक कुछ उस तरीके से कड़ाई से या बहुत अंदर भीतर घुस के पूछताछ करी नहीं है। और इसके पहले ही इसके जो सिफारिशी फ़ोन थे वो आने लग गए। तो पुलिस को लगा कि जब हम इसका कुछ लेना देना है नहीं, इसका दामन बिल्कुल पाक साफ़ है, तो ये फ़ोन क्यों करवा रहा है, ये सिफारिश क्यों करवा रहा है। अब ये दूसरा क्लू था पुलिस के पास। एक तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो, दूसरा ये कि ये फ़ोन करवाने लग गया। और एक सीडीआर वाला जो मैंने बताया, तो 3 लगभग जो एविडेंस थे वो कुछ इशारा कर रहे थे इसकी, अनिल शर्मा जो है उसकी ओर। ये सब कुछ चल ही रहा था कि करीबन 15 दिन बाद डीसीपी वेस्ट के ऑफिस में एक लेटर आया। और उस लेटर में, ये लेटर जो लिखने वाला था ये अनिल शर्मा ही था। और उसने बोला कि सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इसको मालूम चलता ही था, चाहे पुलिस के थ्रू चाहे कैसे भी। वैसा भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और पुलिस जो होता है, उसमें थोड़ा बहुत तो तालमेल होता ही है, क्योंकि दोनों के काम एक दूसरे से पड़ते रहते हैं। कभी पुलिस का काम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से पड़ता है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का काम पुलिस से पड़ता है। तो ये जो अनिल शर्मा है, इसको थोड़ा बहुत तफ्तीश के बारे में मालूम चल रहा था और कि तफ्तीश की जो दिशा है वो किस ओर जा रही है। तो इसने 10-15 दिन बाद पुलिस को एक लेटर भेजा और उसमें इसने लिखा कि मुझे शक है कि मेरी पत्नी का कत्ल हुआ और इस कत्ल में मेरा जो छोटा भाई है सुनील, उसका मुझे हाथ है, ऐसी मेरी आशंका है, ऐसा मेरा अंदेशा है। पुलिस को फिर एक बार फिर पुलिस चक्कर में आ गई कि बताइए, पहले तो बोल रहा था कि ऐसा कुछ हम लोगों के बीच में था नहीं और मेरी पत्नी जो थी उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन अब ये बोल रहा है कि हत्या की गई है बेटे और पत्नी की। पुलिस ने मान लिया, या कहा जाना चाहिए कि सोच लिया कि चलो एक बार एक काम करते हैं, ये जो बोल रहा है अनिल शर्मा, इसके भाई सुनील शर्मा जो है उसको बुला लेते, पूछताछ करते हैं। पुलिस ने बुलाया सुनील शर्मा को और पूछताछ करी। लेकिन ये जो सुनील शर्मा था, ये वाकई में कहा जाना चाहिए कि बहुत जल्दी, मुश्किल से, वैसे भी जो लोग उस तरीके के प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो बड़ी जल्दी पुलिस के सामने होपलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो 3-4 सवाल या 5 सवाल ही पूछे थे पुलिस ने सुनील से। तो उसने बोला कि सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को तो मेरे भाई अनिल ने बोला था कि तुम तो केवल नींद की गोलियां दे देना, और उसके बाद फिर वो तो नींद की गोलियां मैंने दी थी और मुझे क्या मालूम था कि नींद की गोलियां
अगर मैं दे दूंगा तो मेरे भतीजे और मेरी भाभी की मौत हो जाएगी। अब एकदम ये जो खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए कि नींद की गोलियां। तो उससे पूछा कि तुमने सेल्फॉस नहीं दिया था क्या? तो उसने बोला कि नहीं, मैंने कोई सेल्फॉस नहीं दिया था, मुझे तो मेरे भाई ने बोला था कि तुम घर जाना और मेरी पत्नी और भतीजे को जब वो सोते टाइम दूध में डाल के नींद की गोलियां दे देना, और मुझे लगता है कि उसी में काम हो जाएगा। अब पुलिस के पास एक पुख्ता गवाह था और ये बिल्कुल पुलिस को इजाज़त देता था, पुलिस को अथॉरिटी देता था कि वो जिसका नाम ले रहा है यानी अनिल शर्मा का, उसको उठा के लाए इंटरोगेशन के लिए। पुलिस की टीम गई, अनिल शर्मा को उठाया और अनिल शर्मा से पूछताछ करनी शुरू करी। तो फिर पूरी कहानी धीरे धीरे खुली। अनिल शर्मा ने बताया कि पिछले 15 साल पहले उसकी शादी जो उसकी पत्नी है अनीता, उससे हुई थी, और जब शादी हुई थी उसके बाद घर गृहस्थी अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच ये जो उसकी साली है पूजा, उसके साथ अनिल का याराना यानी मोहब्बत या प्रेम प्रसंग या अफेयर, जो भी आप समझ लीजिए, वो हो गया। और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जो था वो हर दिन बढ़ता गया और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती गई, और इन लोगों को लगने लग गया कि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस बीच ये जो लड़की थी पूजा, इसकी शादी भी हो गई, लेकिन तब भी मिलना जुलना जारी रहा। और शायद यही वजह थी कि पूजा का जो पति था उसको मालूम चल गया था कि इसका अफेयर इसके जीजा से चल रहा है अनिल के साथ। इसी वजह से दोनों के बीच में अनबन हुई और पूजा अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके में आ गई और वहीं पर रहने लग गई। इन दोनों का अफेयर जो था वो जारी रहा। और इसी बीच ये जो अनिल शर्मा की पत्नी है अनीता, उसको भी भनक लग गई कि इस तरीके से मेरी बहन के साथ मेरे पति का इतने वक्त से, इतने साल से अफेयर चल रहा है। जिसके बाद ये जो अनीता थी वो बहुत नाराज़ हुई और उसने बोला कि इस तरीके से नहीं चलेगा, या तो मैं रहूँगी या फिर जो मेरी बहन है उसका तुम पीछा छोड़ो, वरना फिर मैं जो मामला है उसको आगे बढ़ाऊँगी और पूरा जो समाज में तुम्हारी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है और तुम्हारे ऊपर एक क्रिमिनल केस भी करूँगी, तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो एक तरफ पत्नी से धमकी, दूसरी तरफ जो साली थी उसका प्यार। अनिल शर्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, पत्नी को छोड़े साली को पकड़े या साली को छोड़े पत्नी को पकड़े। बड़ी ओहो पोहो की स्थिति थी। तो अब उसने जो पूजा थी उससे बातचीत करी। इन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच हुआ क्या कि जो अनिल शर्मा का भाई है सुनील शर्मा, वो एक दिन अनिल शर्मा के पास आया और उसने बोला कि ऐसा है भैया कि आपकी जो साली है पूजा, वो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मेरी उससे आप शादी करवा दीजिए। वैसे भी उसका तलाक होने वाला है, तो जैसे उसका तलाक होगा तो मेरी उससे शादी करवा देना। उसको मालूम नहीं था कि ये अफेयर जो है वो चल रहा है उसके भाई और पूजा के बीच में। अभी ये बात जब अनिल शर्मा ने सुनी तो उसको एक तरफ तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन दूसरा उसका जो दिमाग था वो बड़ा तेज़ी से चला। भाई गांव में रहता था, वहीं पे खेती बाड़ी या जो भी करता था, तो उसके दिमाग में एकदम एक स्कीम, एक योजना आ गई और एक प्लान आ गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कांटे से कांटा निकाला जाए। यानी कि सुनील के हाथों मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे का मर्डर करवा देता हूँ और फिर पत्नी और बेटे के मर्डर के इल्ज़ाम में सुनील को जेल भिजवा देता हूँ, और उसके बाद दोनों पत्नी बेटा की डेथ हो जाएगी, भाई जेल चला जाएगा, कोई होगा नहीं, तो फिर मैं आराम से पूजा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। इस तरीके की प्लानिंग जो थी अनिल ने करी। तो अनिल ने उसको आश्वासन दिया कि मैं ना केवल तुम्हारी शादी पूजा से करवाऊंगा बल्कि तुम्हें पैसे भी दूंगा और एक मकान भी दूंगा रहने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उसने बोला कि बताओ भैया क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी भाभी और अपना जो भतीजा है उसको नींद की गोलियां देनी है दूध के अंदर। सुनील को लगा ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो पूरी प्लानिंग हुई और 24 जून को ये जो सुनील था ये जयपुर आया
और ये अनिल था, ये किसी बहाने से बाहर चला गया, अपनी पत्नी को बोला कि मैं देर रात लौट के आऊँगा, कुछ ज़रूरी काम है, उस तरीके से बहाना बना के चला गया। सुनील घर पे आ गया और ये पहले 1 महीने पहले इसने, जो अनिल था, उसने नींद की गोलियां खरीद ली थी और अपने भाई को दे दी थी जिस दिन वो आया था कि तुम बस दूध में मिला देना, बाकी का जो काम है, और दूध में मिला के तुम गोलियां बस जैसे ही वो सो जाए तुम्हें लगे कि बिल्कुल नींद बेहोशी में आ गए हैं तो बस तुम निकल जाना, बाकी का हम लोग सब कुछ देख लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। तो उसने बोला ठीक है ऐसा कर लूँगा। तो उसने 10:15-11 बजे जो नींद की गोलियाँ थी वो मिलाई दूध में और भतीजा और जो भाभी थी दोनों को दे दी। दोनों नींद की गोलियों का असर हुआ और दोनों सो गए। अनिल ने क्या किया, अनिल और पूजा ने, जो घर था ये अजमेर रोड के आसपास ही, ये जो कॉलोनी है ये सूर्य नगरी नाडी का फाटक करके ये इलाका है जहाँ की ये पूरी घटना है। मैं बताना भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इन्होंने वहीं पे घर के पास में ही होटल ले लिया था और ये वेट कर रहे थे। इन्होंने बताया था कि जैसे तुम नींद की गोलियां मिला दो और ये दोनों सो जाएं तो हमें फ़ोन कर देना, मुझे फ़ोन कर देना। उसको ये नहीं मालूम था कि पूजा भी उसके साथ है और घर से निकलने से पहले बता देना। तो सुनील ने ऐसे ही किया, नींद की गोलियां मिला दी दूध के अंदर और उसके बाद वो घर से बाहर निकलते वक्त उसने फ़ोन कर दिया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे, जैसे आपने बताया था वैसे वैसे मैंने आपका काम कर दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है तुम जाओ, बाकी का मैं संभाल लूँगा, उसकी टेंशन मत लेना, और जैसा मैंने वादा किया है वैसा पूरा वादा जो है मैं निभाऊँगा। उसके बाद ये सुनील निकल गया और अनिल पूजा के साथ दोबारा घर पे आया। देखा पत्नी और बेटा बिल्कुल बेहोश है, नींद की गोलियों का असर बेशुमार चढ़ा हुआ उनके ऊपर। इसके बाद इन्होंने शिकंजी बनवाई, पूजा ने और अनिल ने मिलकर शिकंजी बनाई और शिकंजी में सेल्फोस की जो गोलियां थी वो डाली, 2-2 3-3 गोलियां जितनी भी डालनी थी वो डाली। और उसके बाद ये दोनों सो रहे थे, इनको उठाया इन द सेंस कि वो तो इतने ज़्यादा नींद की गोलियों का असर था कि दोनों लगभग बेहोश ही थे, और ज़बरदस्ती उनके मुंह में ये जो सेल्फोस से भरी हुई शिकंजी थी वो इनको पिला दी। शिकंजी पिलाने के बाद दोनों को ये दोबारा होटल चले गए। यहाँ पे एक बात मैं और बताऊँगा कि इन्होंने अपनी लोकेशन ना ट्रेस हो इसकी वजह से जो अपना मोबाइल फ़ोन था वो अपने साथ लेके नहीं आए थे, और ये दोनों पूजा और अनिल ने अपने जो मोबाइल फ़ोन थे वो होटल में ही छोड़ दिए थे। मेरे ख्याल से तो शायद पूजा कैरी कर भी रही थी या नहीं कर रही थी, लेकिन अभी तक इस मामले में थोड़ी अभी तफ्तीश होना बाकी है। तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ना आए घर पे सूर्यनगर इलाके में, तो इन्होंने जो मोबाइल फ़ोन थे वो होटल के अंदर ही छोड़ दिए। शिकंजी पिलाने के बाद ये दोबारा वापस होटल आ गए और होटल में अपना आराम से रहे। सुबह करीबन 6:30-7-8 बजे उठ के ये अनिल जो था ये घर पे पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद साथ में पूजा भी पहुंची थी, मेरे ख्याल से और पहले की बात है, शायद 5 बजे के आसपास की बात है। तो देखा वहाँ पे उन्होंने देखा जाके तो पूरे घर में उल्टियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि जब भी कोई इंसान सेल्फोस वगैरह खा लेता है तो काफ़ी उस तरीके की उल्टियाँ होती हैं और इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि पूरा घर जो था वो उथल पुथल हो रखा था, मतलब कि तड़प रहे थे वो लोग। हालांकि डबल असर था, एक तो सेल्फोस की गोलियां थी, दूसरा जो नींद की गोलियों की बेहोशी थी वो भी थी। तो बहुत ज़्यादा वो हल्ला गुल्ला नहीं कर पाए और किसी ने आवाज़ सुनी नहीं, और ऐसे करके उन्होंने पूरे घर में उल्टियाँ करके दम तोड़ दिया। तो ये सुबह में पहुँचे, इन्होंने पूरा जो घर था उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया ताकि उल्टियों के निशान ना रहे। और उसके बाद ये दोबारा जो पूजा थी वो वहाँ से चली गई, और ये अनिल जो था ये पहुँचा और इसने वहाँ पे हल्ला काटना शुरू किया और चिल्लाना शुरू किया। पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया कि देखो मेरी पत्नी ने क्या कर लिया, खुदकुशी कर ली, बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। और तुरंत बल्कि इसने जितना भी चीखना चिल्लाना रोना पीटना जो भी करना था उसने किया, ताकि पूरा जो सीन है वो क्रिएट किया जा सके ताकि उसके ऊपर किसी का शक ना जाए। उसके बाद उसी चिल्ला चोट में रोने पीटने में पड़ोसी भी आ गए और सब अस्पताल लेके भागे। अस्पताल में जब लेके गए तो मालूम चला कि दोनों ब्रॉड डेड हैं।
तो इस तरीके से ये जो डबल सुसाइड, पहले डबल सुसाइड था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, सीडीआर थी, जो कबूलनामा था अनिल के भाई सुनील का, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, इसने पूरे जो केस था इन्होंने बहुत मेटिकुलसली प्लान किया था। बहुत ही इनको लग रहा था कि इस मामले में इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी प्लानिंग करी थी, काफ़ी रिसर्च करी थी, सारा जो था प्लान अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया था। लेकिन हम बार बार वही क्राइम तक के माध्यम से सबको कहते हैं कि आप कितने भी स्मार्टली, कितनी भी अच्छी तरीके से किसी भी गुनाह को अंजाम दे लें, लेकिन आपका बच पाना 99.99% नामुमकिन है। 0.1% एक्सेप्शन केसेस होते हैं, और मेरे ख्याल से करोड़ों में शायद 1 या 2 केस ऐसे होते होंगे जो खुलते नहीं होंगे। लेकिन मैं करोड़ों में से कम मैं जानता हूँ कि 99 लाख और 99,000 केस, और ज़्यादा मेरे ख्याल से 99,99,999 केस खुलते ही होंगे। तो आपको यही, जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे यही कहूँगा कि अपने आसपास जो माहौल है उस पर नज़र रखिए, और अपने आसपास क्या गतिविधियाँ होती हैं उनको देखते रहिए, ताकि आप हर किसी गुनाह से सतर्क रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।